तो क्या अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने से खुश नहीं है? खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्यों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, बीजेपी की नेता हैं, वो नाराज हैं। क्या है इसकी वजह, ये जानेंगे। ये भी जानिए कि शिवपाल यादव ने आज मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा है और क्यों शिवपाल यादव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नाराज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको सुनाएंगे। और आखिर में ओम प्रकाश राजभर की वो बातें जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मदरसा अवैध है तो वो गिराया जाएगा। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो सबसे पहले बात करेंगे अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव जो कि बीजेपी की नेता हैं, बहुत समय से बीजेपी के भीतर इंतजार में थी कि उन्हें बीजेपी में कुछ बड़ा मिलेगा। 2022 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर आई, बीजेपी का दामन थाम चुकी अपर्णा यादव को उम्मीद थी कि उन्हें बीजेपी में कुछ इसलिए बड़ा मिलेगा क्योंकि एक बड़ी पार्टी से आई है उत्तर प्रदेश में, एक बड़े परिवार से आई हैं और मुलायम सिंह की बहू रही हैं। तो ऐसे में आखिर उन्हें जो पद मिला, क्या वो पद छोटा है? क्या वो उनके स्टेचर को मैच नहीं करता है, या फिर बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया है? दरअसल अब इस बात की चर्चा खूब शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाराजगी की कि क्या सचमुच वो नाराज हैं। जी हां, अपर्णा यादव इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष के बाद जो दूसरे नंबर की कुर्सी होती है वो उपाध्यक्ष की होती है, लेकिन यहां भी वो दूसरा नंबर नहीं है, इसमें एक और कई उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में थोड़ा अपर्णा यादव को लग रहा है कि उनके स्टेचर के मुताबिक, उनके कद के मुताबिक, जिस पार्टी से वो बीजेपी में गई हैं, उनके बैकग्राउंड के मुताबिक ये पद उनके लायक नहीं है। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन आधिकारिक तौर पर नहीं दिया है, लेकिन जो जानकारी निकल करके आई है वो इस बात से न सिर्फ नाखुश हैं बल्कि खफा हैं कि उन्हें जो पद दिया गया वो उनके कद के मुताबिक नहीं है। देना ही था तो कम से कम महिला आयोग का अध्यक्ष बनाते। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर इस बात की चर्चा है कि जो लोग ज्यादा वक्त से बीजेपी में हैं उन्हें पहले, या जो लोग मूल काडर के लोग हैं उन्हें जो बड़े और अहम पद हैं उन पर रखा जाए। तो अपर्णा यादव भाजपा में तो आ गई हैं, लेकिन वो भाजपा में नई नवेली मानी जाएंगी। 2022 चुनाव के पहले वो आई थी, उम्मीद थी कि 2022 चुनाव में उन्हें कुछ बड़ा मिलेगा, उन्हें लखनऊ से कोई सीट मिलेगी, वो नहीं मिली। हालांकि वो उस वक्त स्टार प्रचारक के तौर पर आई। 2022 के बाद विधान परिषद के चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, उनके नाम हर बार चले और कहा गया कि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होंगी, उसमें भी नहीं हुई। 2024 में उनके नाम की चर्चा चली कि वो 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जब करहल लड़ रहे थे 2022 में, तब भी ये चर्चा हो रही थी कि उनके खिलाफ लड़ेंगी। इसी तरीके से उनके नाम की चर्चा कई जगहों से उड़ी, लेकिन अपर्णा यादव ने एक बात साफ कर रखी है, बेशक वो बीजेपी में है, लेकिन अपने परिवार यानी कि समाजवादी पार्टी परिवार के किसी बड़े नेता मतलब परिवार के किसी शख्स के खिलाफ, परिवार में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और परिवार में जो भी लोग हैं उनके खिलाफ वो चुनाव में नहीं उतरेंगी। और यही एक बात है जो कि उनके लिए इस वक्त घाटे का सौदा साबित हो रहा है। बीजेपी उन्हें लड़ाना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में परिवार के नेताओं के खिलाफ, और वो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें उपाध्यक्ष का पद थमा दिया है, जो उन्हें झुनझुने की तरह लग रहा है कि 3 साल आए हो गए, कुछ दिया नहीं, ऐसे में चलो उपाध्यक्ष का पद दे देते हैं। उपाध्यक्ष के पद पर कई और लोगों को बीजेपी ने बिठाया है, लेकिन
अपर्णा यादव को लग रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष से जब इस बारे में अनौपचारिक तौर पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया पत्रकारों को कि कोई भी पद छोटा नहीं होता और आपको उस पद पर काम करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से जब इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है नेतृत्व तक, तो नेतृत्व ने भी ये कह दिया है कि आपको इस पद पे रहना चाहिए, काम करना चाहिए, कोई पद छोटा नहीं होता। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और अगर आपको इस पद पे रहना है तो ठीक है रहें, पार्टी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो एक तरीके से ये दो टूक जैसा है। दूसरी बात, अपर्णा यादव ने जब से उन्हें ये पद दिया गया है, तमाम चाहे अध्यक्ष हों या दूसरे उपाध्यक्ष हों या दूसरे सदस्य हों, सबों ने ट्वीट कर अपनी जानकारी दी है, सबों ने सोशल मीडिया पर लिखकर पार्टी का धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है, खुशी जाहिर की है। लेकिन अपर्णा यादव ने अभी तक इस पद को मिलने के बाद से कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही किसी का आभार जताया है, ना ही किसी को धन्यवाद दिया है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अपर्णा भीतर ही भीतर नाराज है। चर्चा तो यहां भी है कि आज एक वरिष्ठ मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की भी बात कही है कि वो इस पद से खुश नहीं है। तो क्या वो उपाध्यक्ष का पद संभालेंगी या नहीं? बीजेपी में अमूमन ऐसा नहीं होता कि अगर कोई पद दिया जाए और कोई उसे न संभाले तो फिर उसे अच्छे से लिया जाए। निश्चित तौर पर ये नाफरमानी के उस दायरे में आ जाएगा, यानी कि अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। ऐसे में नज़र इस बात पर ज़रूर होगी कि क्या अपर्णा यादव इस पद को स्वीकार करती हैं कि नहीं। हालांकि उनसे जब बात की गई तो उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो ये कि नाराज़ होने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो इस मामले में अलग से बात करेंगी। तो क्या बात करेंगी? क्या सचमुच उनके मन में कोई और प्लान चल रहा है? उनकी एक पुरानी तस्वीर जो कि शिवपाल यादव और उनकी पत्नी के साथ पैर छूते तस्वीर थी, जिसमें कि वो आशीर्वाद ले रही हैं। दरअसल आज वो मीडिया में वो तस्वीर घूमने लगी। हालांकि वो पुरानी तस्वीर है, लेकिन उसे ये कहकर चलाया भी गया कि उपाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने चाचा से आशीर्वाद दिए। हालांकि फैक्ट चेक के लिहाज से देखा जाए तो ये पुरानी तस्वीर है और अंदर की बात है कि अपर्णा खुश नहीं है। लेकिन नज़र इस बात पर ज़रूर होगी कि क्या वो उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करती हैं या नहीं, वो इसे स्वीकारती हैं या नहीं। अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उनकी नाराज़गी इस कदर है कि वो अब पार्टी से सीधे दो हाथ करने के मूड में है। और अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ये माना जाएगा कि बीजेपी के कल्चर को, बीजेपी जिस तरीके से अपने नेताओं को ट्रीट करती है, वो अब उस फॉर्मेट में ढलने लगी हैं। नज़र रहेगी इस बात पर कि अपर्णा करती क्या है। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक खेमा भीतर ही भीतर बहुत खुश है। उसे लगता है कि अपर्णा यादव ने परिवार और पार्टी छोड़कर भारी गलती की है। उन्हें परिवार में बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने बीजेपी पार्टी को चुना और ऐसे में अगर उनके साथ ये हो रहा है तो ठीक हो रहा है। कई लोग इस विचार के भी हैं। खैर, हमारी नज़र रहेगी अपर्णा यादव के अगले मूव पर, वो करती क्या है। अब अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों पर एक साथ हमलावर होते हैं और जब भी वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र, तो निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं लेते, वो निशाने पर शिवपाल यादव को भी लेते हैं। और जब निशाना साधते हैं तो उनकी बातें, उनके शब्द इतने तीखे होते हैं और कुछ इस तरीके से हमलावर हो जाते हैं कि शायद ही किसी को वो अच्छा लगे। और ख़ास करके शिवपाल यादव जो एक वक्त उनके बेहद करीबी थे, बीच में जब अखिलेश यादव से उनके संबंध खराब थे, कहा जाता था कि वो योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो सलाह भी देते हैं और बातें भी करते हैं और बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दिया भी था जब वो अखिलेश यादव के विरोधी होकर अलग थे। लेकिन इन दिनों हमलावर हैं और हमला कुछ इस अंदाज में है
कि जब भी भर्ती होती है तो मुख्यमंत्री नए जो नौकरी लेने वाले जो लोग हैं उनके सामने बोलते हैं तो उस बात को बार बार कहते हैं कि 2012, 2017 या समाजवादी पार्टी के शासन में जब भी नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजे वसूली पर निकल पड़ते थे। आज इसका जवाब दिया है शिवपाल यादव ने, लेकिन इस जवाब के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो कौन सी बात है जिस पर वो इतने नाराज हैं या इस तरह से अब वो भी जवाब दे रहे हैं। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान जिसमें कह रहे हैं कि चाचा और भतीजे दोनों वसूली पर निकलते थे। सुनिए योगी को। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे, और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। तो आपने मुख्यमंत्री की बातों को सुन लिया जो उन्होंने एक दिन पहले लखनऊ में जो नियुक्ति पत्र है उसे बांटते वक्त कहा था, मगर आज इटावा में शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपड़ा बेशक संतों वाला पहनते हैं लेकिन वो योगी कहीं से नहीं है, वो कहीं से योगी नहीं लगते, संत नहीं लगते, और दूसरे दलों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी मैं सुनता हूं लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी कोई नहीं करता। सुनिए शिवपाल यादव। मैंने कहा जो बातें हो रही हैं वो देश हित में नहीं है न समाज हित में है, और जो बातें महाराज जी कह रहे हैं तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते। संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। कपड़े जरूर हैं, जो बातें आज कर रहे हैं वो बातें न तो देश हित में, न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में। ये बातें राजनीति में मैंने तो बहुत से दूसरे दलों को, मुख्यमंत्रियों को भी सुना, प्रधानमंत्रियों को भी सुना है। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की, जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा था, उसमें उस नियुक्ति के दौरान मुख्यमंत्री ने एक लाइन कही थी। एक खास करके एक अभ्यर्थी जिसे जो चुना गया वो राजभर बिरादरी, राजभर जाति से आता है। जेई इंजीनियर बना और जेई में पहला कोई ऐसा सरकारी जूनियर इंजीनियर का पद है जो इस पूरे राजभर बिरादरी को मिला है, और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी। तो इशारा क्या था? इशारा यह था कि इतने सालों से ओबीसी का जो कोटा है वो कुछ चुनिंदा जातियों तक सीमित है, वो चाहे दलित में हो या फिर ओबीसीज में हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हमला है, जो अटैक है, वो अब नियुक्ति में आरक्षण को लेकर जो बवाल सपा और दूसरी पार्टियों ने काटा, उसके जवाब के तौर पर वो अब उन उदाहरणों को दे रहे हैं कि कैसे, देखिए, पहली बार कोई राजभर जूनियर इंजीनियर बन रहा है। यानी इतने सालों से इतने पद भरे गए ओबीसी के, दलितों के और खासकर ओबीसी में आने वाले राजभरों के लिए, लेकिन आजादी के 75 साल के बाद पहला राजभर, वो भी जूनियर इंजीनियर के पद पर जा रहा है। अंदाजा लगाइए कि दूसरी जातियों की, दूसरी ओबीसी जातियों की अभी क्या स्थिति है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही थी और आज उसी बात की तस्दीक ओम प्रकाश राजभर ने भी की। सुनिए क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए, पिछली सरकार में ऐसा हुआ है। अभी कल मुख्यमंत्री जी भाषण जब दे रहे थे लोक भवन में, तो आपने सुना होगा कि जिला पंचायत में पहली बार जेई राजभर हुआ है। तो इसका मतलब कि अन्याय होता रहा, जाति पूछ करके लोग नौकरियां देते रहे, तो कम से कम वो मेहनत करने वाला लड़का वहां तक आया। जैसे ये बच्चे मेहनत किए हैं,
तो उसके पात्र हैं, ये लड़ रहे हैं कि हमारा हक है कि इन्हीं टेक्निकल चीज़ों से। तो इनके जो फैसले हैं हाई कोर्ट के, उस फैसले के साथ हम भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, पूरी सरकार है। इनको जो अंदेशा है स्वाभाविक है, इन लंबे समय तक के लोग संघर्ष किए, आप लोग भी देख रहे हो, लात भी खाए बेचारे। सही बात बता रहा हूँ। कभी इन लोगों की जीत पर पुलिस की भी मजबूरी है कि भाई सुरक्षा देना है, तो इनको भी हटाना है। तो जैसे नंगा जाते हैं, तो नंगाने के बाद तो जानते हैं भाई पुलिस अपना गिरा उड़ा के ले जाके सही करती है। तो आपने ओम प्रकाश राजभर को सुन लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस वक्त अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री भी हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से लेकर तमाम योजनाएं उनके मंत्रालय से गुजरती हैं। आज उन्होंने जो बयान दिया है वो भी सुनने वाला है। प्रयागराज मदरसे की कहानी आपको मालूम होगी कि किस तरीके से प्रयागराज के एक मदरसे में नकली नोट छापे जाने का पूरा कारोबार चल रहा था और उसका भंडाफोड़ हुआ। लाखों रुपए नकली नोटों के नकदी मिले और उसके बाद उस मदरसे को सील कर दिया गया। अब सवाल ये उठा कि जब इतना बड़ा गैर कानूनी काम मदरसे के भीतर चल रहा हो तो क्या मदरसों पर भी कार्रवाई होगी? ये सवाल ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहां भी ध्वस्तीकरण होगा। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार है और उसमें भी मदरसे पर, जो कि जहां पर अवैध कारोबार चल रहा था, वहां बुलडोजर चलेगा। सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। देखिए, बिना लाइसेंस के जो मदरसे चल रहे हैं, वहाँ जिस तरह की, जैसे वो पकड़ा गया प्रयागराज का मदरसा और नकली नोट छापने का, तमाम देश के खिलाफ नोट छापना देश में, और तमाम आपत्तिजनक किताबें वहाँ रखना, तो एक तरह से ये मामला बहुत गंभीर विषय है और वो पुलिस जांच कर रही है। जांच में निश्चित है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो सबूत अब तक मिले हैं वो सबूत पर्याप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, और जो सबूत या साक्ष्य जो इकट्ठे किए जा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या आपके द्वारा भी कोई विभागीय जांच करवाई जाएगी? बिल्कुल, विभागीय जांच की। ये मदरसा इतने दिनों से चल रहा है, तो फिर इस मदरसे पर किसी की निगाह क्यों नहीं गई, इसकी भी जांच हम कराएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।